गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारे सेकंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर है ना। तो सभी लोग फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे दी और सेकंड ईयर में आ भी गए। वेलकम सभी स्टूडेंट्स को। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है रसशास्त्र एंड भैषज्य कल्पना। इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के अंदर हम दो अलग अलग विषय जो है वो पैरेलल पढ़ते हैं। तो उन दोनों को ही हमें पेपर वन में और पेपर टू में पढ़ना है। आज के दिन में हम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे और क्या है इसमें ये सब देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। और जब आप BAMS खत्म करके एक प्रैक्टिशनर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, आपका खुद का क्लिनिक हॉस्पिटल जो कुछ भी होगा, उस समय पे क्या क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे इस सब्जेक्ट के, वो भी देखेंगे। सबसे पहले नाम अच्छे से देख लेंगे, है ना। तो रस शास्त्र और एवं यानी कि और भैषज्य कल्पना, इंग्लिश में लिखा हुआ है आइट्रोकेमिस्ट्री एंड आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स। आयुर्वेदिक ये शब्द आपके लिए बहुत पहचाना हुआ रहेगा। फार्मास्यूटिक्स ये भी शायद पहचाना हुआ रहेगा। तो फार्मा के साथ अलग अलग जो कुछ भी सफिक्स जुड़ते रहते हैं उसके अनुसार अलग अलग विषय बनते रहते हैं। जब वो फार्मेकोलॉजी होता है तो कुछ अलग पढ़ते हैं हम उसके अंदर। जब काइनेटिक्स होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, तो कुछ अलग पढ़ते हैं उसके अंदर। फार्माकोडायनेमिक्स होता है तो कुछ अलग पढ़ते हैं। उसी तरह से जब ये फार्मास्यूटिक्स होता है तो वहां पे फार्मास्यूटिक या फार्मास्यूटिकल ऐसा शब्द रहेगा। तो दवाई बनाने के बारे में यहाँ पे सीखना होता है। बेसिक सी जो जरूरत है हर एक पेशेंट की। जब भी हम क्लिनिक में बैठते हैं, कोई भी पेशेंट आके ये बोलता है ये बीमारी है, इसकी दवा दे दो, है ना, इसको ठीक करना है। तो जो बेसिक सी जरूरत है दवा या मेडिसिन, जो हमारे चिकित्सा चतुष्पाद का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसको प्रिपेयर करना है, वो यहाँ पे सीखना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वैद्य या आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो BAMS करने के बाद अपनी प्रैक्टिस में खुद से दवाई बना के पेशेंट को देते हैं। और ये एक ट्रेडिशन है जो पूरे भारत में सभी जगह पे, बहुत सारी जगह पे फॉलो किया जाता है। इसलिए उसको हमारे BAMS के सिलेबस का एक भाग बना दिया गया। चाहे आप खुद से दवाई बना के पेशेंट को ना ही देने वाले हो, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के प्रिस्क्राइब करने वाले हो कि भाई ये दवाई मेडिकल स्टोर से ले लेना खुद से, या डिस्पेंस करने वाले हो कंपाउंडर के थ्रू, लेकिन दवाई के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि अंततः आपको उसी के साथ काम करना है, उसी का उपयोग करना है और पेशेंट को ठीक करना है। तो जैसे आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे, काय चिकित्सा फोर्थ ईयर में पहुंचेंगे, काय चिकित्सा पढ़ेंगे, तो ट्रीटमेंट कैसे करनी वो डिटेल में पढ़ लेंगे। आपने अष्टांग हृदय में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखा होगा। फर्स्ट ईयर में तो आपने शरीर कैसा होता है उसकी रचना क्रिया वगैरह सीख लिया। आगे भी सीखते ही रहेंगे रचना क्रिया। लेकिन अभी सेकंड ईयर में उससे आगे का ये आता है कि अगर उसमें शरीर के अंदर कुछ बिगड़ता है, रोग होता है, व्याधि होती है, तो उस व्याधि के अंदर क्या क्या होता है और उसे ठीक कैसे करना। ये दो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सेकंड ईयर में सीखने मिलती है। तो इसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट आएगा रोग निदान, है ना। रोग निदान और विकृति विज्ञान ऐसा नाम है उसका। तो वो इसके बाद का लेक्चर है, तो आपको वो पता चलेगा कि क्या क्या होता है शरीर में, डिसीजेस कैसे होते हैं, बाहर जो शरीर में दिखता है अंदर क्या क्या होता है, वो सब वहां पे सीखने मिलेगा। फिर उसको ठीक कैसे करना, उस जो कुछ भी बीमारी हुई उसको ठीक कैसे करना, उसके लिए दो सब्जेक्ट है आपके सेकंड ईयर में। पहला है द्रव्य गुण, दूसरा है ये रसशास्त्र वैषज्य कल्पना। तो द्रव्य गुण जो है वो आपके लिए आएगा बहुत सारी वनस्पतियां और दूसरे भी द्रव्य, जितने भी एक एक द्रव्य है उसकी प्रॉपर्टीज जाननी है कि नीम है तो क्या काम करता है, हल्दी है तो क्या काम करती है, और भी बहुत सारे अनेक। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, भैषज्य कल्पना में, रस शास्त्र में,
एक से ज्यादा द्रव्यों को मिलाएंगे तब जाके एक दवाई बन जाएगी। तो उस दवाई को कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, यूज कैसे करना है, वो सब यहाँ पे सीखेंगे। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया भैषज्य कल्पना के बारे में। ये दवाई कैसे बनानी है और उसको यूज कैसे करनी है, बाद में कौन सी कंडीशन में कब कब यूज करनी वगैरह आप काय चिकित्सा में सीखेंगे। उसी के साथ साथ भैषज्य कल्पना से ज्यादा महत्व जिसका है वो वाला टॉपिक है रसशास्त्र। तो यहाँ पे उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है आइट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर भी केमिस्ट्री शब्द आपका सबका पहचाना हुआ है, आपने स्कूल में 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ लिया होगा केमिस्ट्री। तो एक दूसरा उसका जो प्रीफिक्स है आइट्रो, वो आपको समझना है। शायद आप में से बहुत स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता भी होगा। जो कुछ भी एक फिजिशियन के बारे में होता है तो वहां पे आइट्रो ऐसा प्रीफिक्स यूज किया जाता है। अगर कोई एक डॉक्टर है, कोई एक फिजिशियन है, वो ट्रीटमेंट में कुछ गलती करता है तो उसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक एरर्स। डॉक्टर के द्वारा या मेडिकल नेग्लिजेंस के द्वारा जो कुछ भी गलती हुई तो बोलते हैं आइट्रोजेनिक एरर्स। तो उसी तरह से यहाँ पे है आइट्रोकेमिस्ट्री। तो अभी के समय में जैसा चल रहा है आयुर्वेद में कि वैद्य या आयुर्वेदिक डॉक्टर खुद दवाई बना के पेशेंट को दे देता है, उसी तरह से एलोपैथी में भी चलता था। आज से 200-300 साल पहले जब एलोपैथी की शुरुआत हुई तो उस समय पे वहां पे क्या होता था, केमिस्ट होते थे जो कि अलग अलग केमिकल मिक्स करके अपनी लेबोरेटरी, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी जैसी होती है वैसे ही वहां पे मिक्स करके फिर उसको पेशेंट को देते थे। यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उस समय पे नहीं थी। जो भी रोगी है उसको कुछ दवाई देनी है तो डॉक्टर खुद बना के दे देता था। तो उस समय पे उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता था वो था आइट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे आइट्रोकेमिस्ट्री यानी कि फिजिशियन खुद दवाई बनाता है और खुद दे देता है, वो शब्द। और आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स, वो शब्द दोनों ही वैशेज्य कल्पना को लागू होते हैं, इसी तरह के शब्द है। लेकिन रसशास्त्र वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के लिए। क्या क्या है वो रसशास्त्र का इंपॉर्टेंस जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन रसशास्त्र का शाब्दिक अर्थ भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो आज देखेंगे, वही हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो आज शुरू करते हैं रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना के बारे में। यहाँ पे रस, इस शब्द का मतलब हमें लेना है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, यानी कि पारा, जिसे हिंदी में हम पारा बोलते हैं, गुजराती में भी पारो ही बोलते हैं, और संस्कृत में उसको बोलते हैं पारद। उसी के बारे में पढ़ना है। और शास्त्र, शास्त्र मतलब क्या वो आप सब जानते हैं। तो पारा या मर्क्यूरी या पारद, तो पारद के बारे में जो पूरा शास्त्र कहा गया है उसी को रसशास्त्र बोलते हैं। अभी ये जो रसशास्त्र है वो आज के समय में आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आयुर्वेद के अंदर ही पूरा का पूरा समाहित हो गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज से 1200 साल पहले की बात करता हूँ। हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र में हम सब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आज से 1200 साल पहले की बात करता हूँ, यानी कि 8वीं सदी की, उस समय पे रसशास्त्र और आयुर्वेद, इन दोनों का आपस में जुड़ना शुरू हुआ। उससे पहले रसशास्त्र अपना अपना अलग काम करता था और आयुर्वेद अपना अपना अलग काम करता था। तो आयुर्वेद तो आपको पता है कि अनादि है ना, ब्रह्मा ने भी स्मृत्वा याद करके बताया है, तो उससे पहले भी आयुर्वेद था। लेकिन रसशास्त्र का ऐसा नहीं है। रसशास्त्र की उत्पत्ति देखेंगे तो भी उस तरह से आपको पता चलेगा। जैसे कि आयुर्वेद की उत्पत्ति आप ब्रह्मा से देखते हैं तो उसी तरह से रसशास्त्र की उत्पत्ति आप माहेश्वर यानी कि शिव जी से देखेंगे। लेकिन वो एक अलग तरह से अपना पूरा काम कर रहा था। लोगों के स्वास्थ्य के साथ उसका कुछ जुड़कर रहना ऐसा कुछ था नहीं वहां पे। वो शुरू हुआ 8वीं सदी से, और अभी ये जो है आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग बन चुका है। उसमें भी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं
या जो उसका हार्द है वो है मर्क्यूरी, यानी कि रस, पारद। तो मर्क्यूरी इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ एक और फ्रेज आपको थोड़ा बहुत पता होगा, शायद तो पता ही होगा, जो कि है टॉक्सिक, जहरीला, है ना। आप सभी ने केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं से इतना तो पता ही होगा, मर्क्यूरी जो है, पारद जो है, वो एक जहर है और उसका उपयोग करना है हमें ट्रीटमेंट में। उसका उपयोग करके सभी बीमारियों को ठीक करनी है, और उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंस, रसशास्त्र टिका हुआ है। अगर मर्क्यूरी नहीं रहेगा तो रसशास्त्र में कुछ नहीं बचेगा। तो जो मर्क्यूरी है, हाँ वो टॉक्सिक है, और रसशास्त्र में ऐसी बहुत सारी टॉक्सिक चीजें हम पढ़ेंगे और उनका उपयोग करके दवाई बनाएंगे और फिर उस दवाई का यूज करेंगे। तो शायद आपको एक कहावत या ऐसा कुछ फ्रेज आपको पता हो कि अगर अमृत होता है, नेक्टर, अमृत जो होता है, वो सही मात्रा में ना लिया जाए, सही डोज में ना लिया जाए, बहुत ज्यादा ले लिया जाए, बहुत कम ले लिया जाए, तो वो पॉइजन का काम करता है, जहर का काम करता है। और अगर जो पॉइजन होता है, जो जहर होता है, उसको भी अगर सही मात्रा में, जितना जरूरी है उतना ही उस पॉइजन को लिया जाए, तो भी वो अमृत का काम करता है। उसी तरह से ऐसा ही कुछ उपयोग हमें यहाँ पे करना है पारद का, यानी कि मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी आप सभी ने देखा होगा, थर्मोमीटर के अंदर होता है, सिल्वर कलर का होता है। सिर्फ एक ही ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे लिक्विड स्टेट में होती है, प्रवाही होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही ऐसी मेटल है। दूसरा भी एक तत्व है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ऐसा एक एलिमेंट है, उसका नाम है गैलियम। लेकिन वो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तब वो लिक्विड हो जाता है। यानी कि हम अगर हाथ में लेंगे गैलियम को तो वो लिक्विड हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही तो वो सेमी सॉलिड या सॉलिड बना रहेगा। तो ट्रूली लिक्विड स्टेट में जो रूम टेम्परेचर पे रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रहता है, एकमात्र ऐसा लिक्विड है। और उसकी ही ऐसी खासियत है, जब हम उसकी रचना वगैरह पढ़ेंगे, जब मर्क्यूरी चैप्टर पढ़ेंगे रसायन शास्त्र में, तब हम देखेंगे उसके बारे में। उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है और शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, अगर उसको सही तरह से उपयोग किया गया तो जो मर्क्यूरी है, उसी का ऐसा उपयोग करना है हमें कि जिसकी वजह से सभी बीमारियां ठीक हो जाए। लेकिन अगर 8वीं सदी से पहले की बात करें तो मर्क्यूरी का उपयोग बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं होता था। उसका उपयोग होता था अजर अमर बनने के लिए। यानी कि अजर, अजर यानी कि जरा ना आए, जिसको जरा, जरा मतलब कि वृद्धावस्था ना आए, जो हमेशा ही युवान रहे, ऐसा बनने के लिए। अमर यानी कि जिसको मृत्यु ना आए, जो सदैव जीवित रहे, ऐसा बनने के लिए। तो ऐसा सब उसका उपयोग था 8वीं सदी से पहले। और भी कुछ उपयोग था धातुवाद के बारे में, वो बाद में देखेंगे, जो हमारा विषय नहीं है। लेकिन वो 8वीं सदी के बाद आयुर्वेद के साथ उसका इंटीग्रेशन होने लगा और चिकित्सा के अंदर उसका उपयोग होने लगा। कि वो अजर अमर बनना सबके लिए पॉसिबल नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, लेकिन चिकित्सा के अंदर उसका उपयोग बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तो वो डिटेल में शुरू होने लगा 8वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक, यानी कि आज से 300 साल पहले, जब एलोपैथी नहीं था तब तक। ये रसशास्त्र, और रसशास्त्र की वजह से ही आयुर्वेद का सुवर्ण काल ऐसा बता सकते हैं। बाद में एलोपैथी का प्रचार प्रसार शुरू हुआ और आयुर्वेद जो है उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ। लेकिन अभी तो जो है मर्क्यूरी का ही उपयोग करके बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है। और अगर आयुर्वेद का ही एक अंग समझ के हम देखेंगे, तो आयुर्वेद में जितनी भी ट्रीटमेंट्स होती है अलग अलग, जैसे कि कोई संहिता बेस्ड ट्रीटमेंट करता है कि चरक संहिता के अनुसार ट्रीटमेंट,
कोई पंचकर्म की ट्रीटमेंट करता है, कोई आयुर्वेदिक सर्जरी करता है। तो इस तरह की सभी सारी ट्रीटमेंट्स में ये जो रसशास्त्र की जो ट्रीटमेंट होती है या रस चिकित्सा जो होती है, रस औषधियों के द्वारा की गई चिकित्सा, उसको बेस्ट माना जाता है। और उसके लिए कुछ श्लोक भी हम आगे पढ़ेंगे। आयुर्वेद के अंदर जितने भी वैद्य होते हैं, उसमें भी जो रस वैद्य है उनको श्रेष्ठ माना जाता है। वो भी क्यों है वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना सब इसका अच्छा उपयोग है। और हाँ, दूसरी एक बात, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन सचमुच में क्लिनिक में इसका उपयोग कब करना है? तो यहाँ पे जब भी कोई आपके पास इमरजेंसी कंडीशन आती है, जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है कि मुझे ये दवाई खा के 1 महीने में ठीक नहीं होना, आप मुझे 2 दिन में ठीक कर दीजिए, या मुझे 1 हफ्ते में ठीक नहीं होना, आप मुझे 2 घंटे में ठीक कर दीजिए। अगर ऐसा कोई प्रेजेंटेशन लेके आता है, जब सचमुच में इमरजेंसी होती है ट्रीटमेंट की, ऐसी सभी अवस्थाओं में हमें इस रस औषधि का उपयोग करना है और उसका उपयोग करके ट्रीटमेंट करनी है। तो सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे कि जो ये रस शास्त्र की दवाइयाँ होती है, वो फास्ट एक्टिंग होती है, तुरंत ही असर करने वाली। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कमर में दर्द हो रहा है और हम उसको पारिजातक घनवटी नाम की दवाई दे रहे हैं और 2-4 महीने के बाद ठीक हो जाएगा। रस शास्त्र की दवाइयाँ अगर हम देते हैं, पेड़ पौधों की दवाइयाँ नहीं, लेकिन मेटल्स, हेवी मेटल्स, मिनरल्स, इन सब की दवाइयाँ अगर हम देते हैं, तुरंत ही ठीक हो जाता है। 2 दिन में तो उसकी 2 साल की बीमारी गायब हो जाती है। इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है। और आज की 21वीं सदी में यही डिमांड होती है सभी पेशेंट्स की कि तुरंत ही हमें ठीक होना है। तो उसके लिए ये रसशास्त्र की औषधियाँ हमें बहुत उपयोग में आती है। इफिकेसी बहुत ज्यादा है ना, इफेक्टिव है, तुरंत ही असर करती है। उसके सामने दूसरा एक पैरामीटर हमें देखना होता है, हमेशा ही देखना होता है, सेफ्टी और एफिकेसी। सेफ्टी और एफिकेसी का बैलेंस हमें हमेशा बना के रखना होता है जब हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो एफिकेसी अगर बहुत ज्यादा है, तो उसके सामने जो सेफ्टी है वो हमारे हाथ में होती है, एक डॉक्टर के हाथ में होती है कि इसका सेफ यूज किया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें मर्क्यूरी है, पॉइजन है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, और भी बहुत सारे रसद्रव्य इसके अंदर आ जाएंगे। बहुत सारे पॉइजन को हम एक साथ में इकट्ठा करके यूज करते हैं, कुछ वनस्पतियां भी लेते हैं। तो इसमें हमें बस यही ख्याल रखना है कि सेफ्टी, ये सेफ होना चाहिए। और वो कब पता चलेगा कि ये सेफ है, कैसे है? अनुभव से पता चलेगा। जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे दवाइयाँ, है ना, पहले किसी दूसरे अनुभवी वैद्य की निगरानी में, और उसके बाद धीरे धीरे खुद से। तो जिस तरह से अनुभव लेते जाएंगे, तो 1 साल, 2 साल, 5 साल में आपको, मैक्सिमम 2-3 साल, 5 साल में आप सीख जाएंगे कि रस औषधियाँ कैसे इस्तेमाल करनी है। ये सीखना अगर अभी से शुरू करेंगे, सेकंड ईयर से ही, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और इंटर्नशिप, इतने समय में आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। आप फ्री हैंड इसको यूज करना शुरू कर देंगे। अगर आप इंटर्नशिप में सीखना शुरू करते हैं, तो इंटर्नशिप और बाद में 1-2 साल और, या फिर डिग्री मिलने के बाद जब आप सचमुच में क्लिनिक शुरू करते हैं, उसके बाद ये रस औषधि यूज करना आप सीखना शुरू करेंगे, तो बहुत समय के बाद आपको 2-3 साल चले जाएंगे इसके अंदर। तो बेहतर है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जैसा दवाई बनाना तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ साथ में यूज करना, और उसमें भी रसशास्त्र की औषधि यूज करना अभी से सीखना शुरू कर दीजिए। तो जब आपके हाथ में डिग्री आएगी, गवर्नमेंट का लाइसेंस आएगा कि आप डॉक्टर बन गए, आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, उस समय पे आप फ्री हैंड इसको यूज कर सकेंगे। आपके हाथ से ये दवाई जब भी प्रिस्क्राइब होगी, तो ये सेफ होगी। इफेक्टिव तो वो खुद से ही है दवाई। तो यही हमें रस शास्त्र में सीखना है। मर्क्यूरी और उसके जैसे कौन कौन से द्रव्य, वो अभी हम देखेंगे, सिलेबस कॉपी के ऊपर नजर करेंगे तब। आगे देखते हैं वैशज्य कल्पना। अभी यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है रस शास्त्र और वैशज्य कल्पना, 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पूरा रस शास्त्र है, पेपर 2 पूरा वैशज्य कल्पना है। वैशज्य कल्पना का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं।
अभी यहाँ पे भेषज यानी कि रिलेटेड टू भेषज। अभी आपको यहाँ पे कुछ बहुत ही सिमिलर जो शब्द है वो समझने हैं और याद रखने हैं। जैसा कि ऊपर देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है भेषज, जबकि नीचे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है भेषज। तो भेषज यानी कि दवाई, मेडिसिन। विषक यानी कि डॉक्टर, ये आपको पता है ना। विषक द्रव्य रोगणी उपस्थाता, ये सब आप चिकित्सा चतुष्पाद में पढ़ चुके हैं। तो भेषज यानी कि मेडिसिन, इसको जो यूज करने वाला होता है वो भिषक यानी कि डॉक्टर होता है। और अगर इससे रिलेटेड कुछ हम पढ़ रहे हैं, भेषज से रिलेटेड, तो उसको बोलेंगे भेषज्य। इट इज रिलेटेड टू भेषज या फिर मेडिसिन। और कल्पना, अभी यहाँ पे कल्पना यानी कि बहुत सारे विचार आना, थॉट्स आना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें संस्कृत इसका मतलब समझना है, टू प्रिपेयर, दवाई को बनाना कैसे, है ना, वो हमें यहाँ पे सीखना है। हालांकि वो फार्मेसी का पार्ट है। जैसे आयुर्वेद के अंदर BAMS नाम का कोर्स होता है, उसी तरह से बी फार्म आयुर्वेदा या डी फार्म आयुर्वेदा, एम फार्म आयुर्वेदा, ऐसे कोर्स होते हैं। ये उनका काम है, लेकिन हमें सीख के रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, वही करने वाले हैं ना मेन तो। जब आप क्लिनिक में बैठेंगे तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, मेन तो वही करने वाले हैं, और भी बहुत सारा होगा। तो वहां पे उस मेडिसिन के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, और इंग्रेडिएंट्स का सब मिक्सचर करके क्या क्या प्रोसीजर हुआ था, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो जान लेंगे तो वो दवाई काम कैसे करती है, शरीर के अंदर जाके वो दवाई कैसे काम करती है, वो सीख लेंगे। लेकिन कब पता चलेगा? जब उस दवाई के इंग्रेडिएंट्स आपको पता है। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ। आपने टीवी में ऐड देखा होगा कि डी कोल्ड टोटल, ऐसा एक मेडिसिन आता है। एलोपैथी का मेडिसिन का उदाहरण लेता हूँ, है ना। डी कोल्ड टोटल। तो अभी वो दवाई जो है वो तो पान वाले की दुकान पे भी मिलती है, डी कोल्ड टोटल रखते हैं वो लोग, है ना। और 5 बीमारियों को ठीक कर देगी। वो सर्दी भी ठीक करेगी, खांसी भी ठीक करेगी, बुखार भी ठीक करेगी, ऐसा बहुत सारा उसका यूज है। लेकिन उसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट है। वो जो 3 केमिकल है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं, उसका प्रोपोर्शन क्या है वो जानते हैं, तो आपको पता रहेगा कि इसको ठीक कैसे किया जाता है। दूसरा एक उदाहरण लेता हूँ एलोपैथी का ही। एक दवाई का नाम आप में से बहुत लोगों को पता होगा, पैरासिटामोल, या जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं PCM, पैरासिटामोल। फीवर को कम करने की, टेम्परेचर को कम करने की दवाई है। कब? जब उसका डोज 500 मिलीग्राम, 500 mg लिया जाता है तब। लेकिन अगर उसका डोज 500 के बदले 650 mg, 650 मिलीग्राम लिया जाता है, तो वो सिर्फ फीवर को ठीक करने वाली दवाई नहीं रहती। वो उसके साथ साथ बॉडी एक को, पूरे बदन दर्द को भी ठीक कर देती है। अगर आपको ये बात इसके बारे में पता होगा, तो आप एक ही दवाई के अलग अलग डोसेज यूज कर पाएंगे। तो यही चीज आपको यहाँ पे सीखनी है, लेकिन आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिमिटेशन है कि सिर्फ आयुर्वेद की दवाई के बारे में। जो भेषज कल्पना हमारा जो पेपर 2 है, उसके अंदर पार्ट A और पार्ट B 50-50 मार्क के है। उसमें जो पार्ट B है, उसमें मॉडर्न मेडिसिन के बारे में भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो जिस किसी का भी ऐसा कुछ गोल है कि मुझे BAMS खत्म करके जनरल प्रैक्टिस करनी है या एलोपैथिक मेडिसिन की प्रैक्टिस करनी है, तो वहां पे ये सीखिए भेषज कल्पना, तो आपको मॉडर्न मेडिसिन के बारे में भी काफी सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। और आगे जाके जब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, प्योरली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे आप 3rd ईयर 4th ईयर में, तब तो मिलेगी ही। तो यहाँ से 2nd ईयर से आपका क्लिनिकल एक्सपोजर शुरू हो रहा है। अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो ये सिलेबस कॉपी कल उसकी PDF मैंने ग्रुप में भेजी थी, है ना। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो लोग एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग खास। तो यहाँ पे थियरी के 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क के, यानी कि 100 मार्क का एक पेपर, इस तरह से। और प्रैक्टिकल भी 200 मार्क का होता है।
तो अब यहाँ पे हम सिलेबस देखेंगे। पूरा सिलेबस साल भर में जो हम पढ़ने वाले हैं ये मिनिमम है, इससे तो ज्यादा ही पढ़ेंगे। सिलेबस का भी सब कुछ हम पढ़ाई करेंगे, उसके साथ साथ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको उपयोग में आएगा। अब जब आप डॉक्टर बनेंगे तब आपको उपयोग में आएगा, ऐसी सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अभी 10 मिनट के अंदर मैं इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन बताऊंगा पूरे सिलेबस का। पहला जो पॉइंट है उसके अंदर आप ये रस, इस शब्द की डेफिनेशन, उसकी इटमोलॉजी जो आज मैंने आपको इन शॉर्ट बताई वो, फिर रस शास्त्र की हिस्ट्री, फिर रस औषधि का इम्पोर्टेंस, जो सब मैंने आज आपको इन शॉर्ट बताया है वही चीज है। फिर रस क्या है, रसायन क्या है, रसायन यानी कि केमिकल ऐसा नहीं है यहाँ पे, कुछ और है वो देखेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रसेश्वर दर्शन, यानी कि 8वीं सदी से पहले क्या होता था इसका उपयोग। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला, रस मंडप, अगर रस शास्त्र की दवाई बनाई जाएगी तो वो जगह कैसी होगी उसके बारे में। फिर टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यानी कि क्या, ये सब शब्द जो है अगर आपको आते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर ये शब्दों का मतलब पता नहीं तो पता नहीं चलेगा इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि पूरे ही सब्जेक्ट में ये शब्द बार बार आने वाले हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यानी कि परिभाषा, ये सब हम सीख लेंगे। बाद में कुछ द्रव्य के वर्ग जो कि द्रव्य गुण में भी आएंगे और रसशास्त्र में भी आएंगे, तो इनका भी हमें बार बार उपयोग आने वाला है, तो हम पहले ही सीख लेते हैं। बाद में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पे जो है आयुर्वेदिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात है ना। यंत्र, सभी तरह के यंत्र, तो क्या क्या है, कौन कौन से यंत्र है हम डिटेल में देखेंगे। फिर क्रूसिबल, ये क्रूसिबल यानी कि मूषा, ये आपने यूज किया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, स्कूल में। तो वो तो एक सिंपल क्रूसिबल था, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक क्रूसिबल्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि सामान्य, गोस्तनी, वज्र वगैरह बहुत सारे पढ़ेंगे। बाद में हीटिंग अप्लायंसेस, गर्म करने की चीजें, यहाँ पे हम जब दवाई बनाते हैं तो बहुत सारी हीटिंग प्रोसीजर्स होती है, अग्नि संस्कार हमें करना पड़ता है वहां पे। तो उसके लिए जो सिंपल चूल्हा जो हमारे गांव में होता है, वहां से लेके हॉट एयर ओवन और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। फिर उसी तरह से पुट, अभी ये जो पुट है आपने देखा है एक्चुअली इस पुट को क्या है वो, हमारी कॉलेज के राइट साइड में जो भट्ठी बनाई गई है ना, 3 भट्ठी बनाई गई है, वो पुट है। तो पुट को आप सादी भाषा में भट्ठी ऐसा शब्द नाम ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरह से है। तो उसमें से 2 पुट और एक भ्राष्टी भट्ठी हमने बनाई है वहां पे। और उसका भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस वगैरह फर्नेसिस भी हम देखेंगे। बाद में शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक, यहाँ पे पूरा पारद प्रकरण यानी कि मर्क्यूरी का चैप्टर। तो उसका मर्क्यूरी और उसके अलग अलग औषधि वो देखेंगे। बाद में ये एक मॉडर्न टॉपिक है पूरा, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। फिर पार्ट बी शुरू होता है। पार्ट बी भले अलग दिया है, लेकिन हम शुरू से ही इसका पढ़ाई शुरू ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे द्रव्य है। तो मर्क्यूरी के अलावा और कौन कौन से द्रव्य, जिसको हम रस द्रव्य बोलते हैं, वो सब यहाँ पे है और उसके ग्रुप भी दिए गए हैं। तो जैसे कि अब्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, ये सब नाम है, और हर एक के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि अकरेंस, वो कहाँ से मिलता है, उसके सिनोनिम्स, मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, अगर मिनरल के स्वरूप में वो मिलता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके सोर्स वो कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके टाइप्स, ग्राह्य अग्राह्यता कैसा है, तो अगर हमें कलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर उसका शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन, मारण यानी कि भस्मीकरण, उसका भस्म कैसे बनाना, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका डोज, उसका अनुपान, थेरापेटिक यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको यूज कैसे करना, भस्म बना ली फिर उस भस्म को यूज कैसे करना, यूज करते समय कौन से पथ्य कौन से अपथ्य रखने,
पॉइजन जैसी सारी चीजें हैं, अगर उसको अशुद्ध यूज कर लिया, अगर उसको अपक्व यूज कर लिया, अगर उसको अविधि जैसा यूज नहीं करना चाहिए था, कुछ गलत तरीके से यूज कर लिया, तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो उसको उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, उसका मैनेजमेंट कैसे करना, और उसमें से बनती दवाइयाँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस, फॉर्मुलेशंस यानी कि मेडिसिन, इन सभी द्रव्यों के बारे में हमें सीखना है। तो बहुत सारे वर्ग है ना, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, रत्न, उपरत्न, सुधा वर्ग, सिकता वर्ग, क्षार वर्ग, फिर कुछ अन्य मिसलेनियस जो इन ऊपर में से किसी भी वर्ग में नहीं बैठते, ऐसे वाले भी कुछ द्रव्य है। और फिर विष, उपविष, प्योरली पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो इसमें बहुत सारी वनस्पतियां हैं, वनस्पति में भी तो पॉइजन होता हो सकता है ना। तो ऐसी कौन कौन सी वनस्पति है जो कि पॉइजनस है, उसके बारे में भी हम देख लेंगे। और 30 दवाइयाँ, 30 मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पे 30 दवाई के बारे में बताया गया है जो आपके सिलेबस में है। लेकिन 30 दवाई में सब कुछ नहीं होता है ना, आपको हजारों दवाइयाँ सीखनी है, हजारों मेडिसिन के बारे में सीखना है। उसमें से 30 मेडिसिन के बारे में आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, पूछा जाता है बहुत बार, क्योंकि ये पूरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, औषधि योग ज्ञानम। लेकिन आपको सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं रहना, और भी बहुत सारी मेडिसिन के बारे में सीखना है। और एक है फार्मेको विजिलेंस। फार्मेको यानी कि दवाई, जैसे फार्मास्यूटिक्स था वैसे फार्मेको विजिलेंस। तो विजिलेंस यानी कि उसके ऊपर वॉच रखना, विजिलेंस यानी कि उसके ऊपर नजर रखना। तो यहाँ पे दवाई की वजह से अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होती है, कोई साइड इफेक्ट्स होती है, तो उसके ऊपर नजर रखना है, उसका रिपोर्टिंग करना है, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर प्रैक्टिकल तो है कुछ कुछ है ना, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल कौन से हैं। बाद में ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल है जो आपको सिर्फ देखने हैं, करने नहीं है। ये सब प्रैक्टिकल है, ये आपको खुद करने हैं। और ये डेमो प्रैक्टिकल है जो आपको देखने हैं। तो ये सब, लेकिन हम इसमें से बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको खुद करवाते हैं। हालांकि एग्जाम में खुद करने के लिए नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप खुद करेंगे सीखेंगे तो अच्छा है आपके लिए, आपको ही सीखने मिलेगा। फिर है पेपर 2, भैषज्य कल्पना। तो उसके अंदर सबसे पहले है हिस्ट्री और उसका डेवलपमेंट, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्रमिक विकास। सबसे पहले दवाई बनाना कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, से लेके आज की डेट तक सब कुछ। बाद में है उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो जैसे हमने रसशास्त्र में यानी कि पेपर 1 में देखा कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, है ना, तो वहां पे सिर्फ टर्मिनोलॉजी से काम चल जाता था। यहाँ पे कुछ सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स, हमें यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सीखने हैं। फिर उसका डोज अगर हमें तय करना है किसी दवाई का, तो उसके लिए हमें मीजरमेंट उसका पता होना चाहिए। तो मीजरमेंट, उसको संस्कृत में बोलते हैं मान। और फिर रॉ मटेरियल को कैसे कलेक्ट करना, कैसे स्टोर करना, कैसे प्रिजर्व करना, ये सब चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। बाद में उसकी शेल्फ लाइफ, यानी कि वो दवाई कब तक अच्छी रहेगी, कब एक्सपायर हो जाएगी, वो सब चीजें। एंशियंट साइंस यानी कि आयुर्वेद की, और कॉन्टेम्पररी साइंस यानी कि मॉडर्न मेडिसिन के बारे में, दोनों ही सीखेंगे। बाद में भेषज प्रयोग विधि, दवाई को यूज कैसे करना, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स। फिर यहाँ से 6 नंबर या पंचविध कषाय कल्पना, वहां से शुरू होता है दवाई बनाने की अलग अलग मेथड्स। तो ये बहुत सारी मेथड्स है ना, तो वो सब हम सीखेंगे यहाँ पे, जैसे कि टेबलेट कैसे बनानी, पाउडर कैसे बनाना, सिरप कैसे बनाना, और बहुत कुछ है यहाँ पे, वो सब सीखेंगे। फिर बीच में एक ये टॉपिक आ जाता है, हालांकि ये टॉपिक थियोरी में है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल में सीखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स थियोरी में सीखेंगे तो शायद ही समझ में आएगा, इसीलिए जो सब इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम वहाँ पे टीचिंग फार्मेसी में जाके उसको देख के, हम उसको चलाना कैसे है वो समझ के फिर सीखते हैं। क्वेश्चन इसमें थियरी में पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकल में सीखते हैं। फिर शुरू होता है अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ, स्नेह, अलग अलग प्रकार के दवाई वाले तेल, दवाई वाले घी कैसे बनाना, उसके बारे में। फिर अलग अलग संधान यानी कि आसव, अरिष्ट, अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, एसिडिक प्रिपरेशंस, ऐसी मेडिसिन कैसे बनानी। फिर कृतान्न, औषध सिंध, अन्न यानी कि फूड एज मेडिसिन, हमारे आहार का ही उपयोग कैसे करना दवाई के तौर पे। और फिर पार्ट बी में आता है अलग अलग रूट्स,
स्किन के रास्ते से अगर हमें दवाई शरीर में भेजनी है तो क्या क्या, नेत्र उपचार, आई की ट्रीटमेंट करनी है, आंख के रास्ते से दवाई हमें शरीर में भेजनी है, नस्य उपचार, नाक के रास्ते से अगर दवाई शरीर में भेजनी है, धूमपानार्थ, अगर स्मोक के स्वरूप में, धुएं के स्वरूप में दवाई हमें शरीर में भेजनी है, मुख प्रयोगार्थ यानी कि ओरल केविटी, दांत, मसूड़े, वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है तो क्या क्या, और फिर बस्ती कल्पना, आपको इसके बारे में पता है, आपने अष्टांग हृदय में थोड़ा बहुत सीखा है, तो वो कैसे प्रिपेयर करनी है ना, एनल रूट से, मड़द्वार से दवाई हमें कैसे शरीर के अंदर भेजनी है। और फिर 3 मॉडर्न टॉपिक आते हैं, तो उसके अंदर अगेन स्टैंडर्डाइजेशन, बाद में हम इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि आपको इसका पालन करना बहुत जरूरी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची नहीं जा सकती, तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट के कायदा कानून है, वो भी सीखना जरूरी है, तो उस एक्ट के बारे में हम सीखते हैं। और लास्ट में हम सीखते हैं औषधि निर्माणशाला, यानी कि फार्मेसी या दवाई बनाने की फैक्ट्री, वो कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में सीखते हैं। फिर है भेषज कल्पना के प्रैक्टिकल्स, यहाँ पे कुछ डेमो प्रैक्टिकल नहीं है, सारे के सारे 36 प्रैक्टिकल आपको खुद ही करने हैं, हम सिखाएंगे वो करने हैं। और फिर कुछ आती है आपकी पसंदीदा बात, मजेदार बात, है ना, तो फार्मेसी देखने के लिए बाहर जाना है, तो अभी तो नहीं जा पाएंगे, है ना, ये कोविड के चलते, लेकिन आज से 6 महीने के बाद जब आपका सेकंड ईयर मिड में होगा, उस समय पे जाएंगे बाहर। हमें 3 फार्मेसी देखने के लिए जाना होता है, तो 3 या उससे ज्यादा जितनी भी हमें पसंद आए वैसी फार्मेसी देखने, और वहां पे कैसे दवाई बनती है वो सीखने जाना है वहां पे, और साथ साथ में थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अभी कुछ रेफरेंस बुक्स है यहाँ पे, तो ये आपको उपयोग में आएगी, सिलेबस के अंदर ही रेफरेंस बुक दी गई है, वो सब आप देखिए, उसके नाम एटलीस्ट देख लीजिए, आपको ऐसा ना लगे कभी कि ये नाम मैंने कभी देखा ही नहीं है। उसके अलावा ये सारी बुक्स, बहुत सारी बुक्स है ना, ये लिस्ट भी मैं आपको भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, तो ये सारी बुक रसशास्त्र के डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल है। जब आप रसशास्त्र डिपार्टमेंट में आते हैं तो डिपार्टमेंट की एक खुद की लाइब्रेरी होती है, वहां पे ये सारी बुक्स अवेलेबल है, तो अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं, या खुद से इश्यू करवा के, जो हमारी सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है वहां पे भी ये सारी बुक्स अवेलेबल है, तो वहां से भी ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक कौन कौन सी यूज करनी वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो आज के लिए इतना रखते हैं। सभी स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए आप चैट में मैसेज कर दीजिए, ये गूगल मीट में जो चैट होता है वहां पे आपका रोल नंबर और आपका नाम ये लिख के मैसेज कर दीजिए, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। आप चैट में अपना अटेंडेंस देने के बाद ही इस मीटिंग को लीव करिए, है ना, अगर आपने चैट में अटेंडेंस दे दी है आपकी, तो फिर आप उसको मीटिंग को लीव कर सकते हैं, लेकिन बिना चैट में लिखे ही आप लीव मत कर दीजिए, वरना आपकी अटेंडेंस जो है वो नहीं मिलेगी मुझे। सभी स्टूडेंट की अटेंडेंस आ जाने के बाद मैं इस मीटिंग को एंड करूंगा, और हमारा ये जो क्लास है वो रिकॉर्ड हो रहा है, हमेशा ही आपको ऊपर भी आ रही सी रेड कलर में दिख रहा होगा, तो ये जो है हम रिकॉर्ड करते ही है, हम मतलब मैं तो करता ही हूँ रसशास्त्र में, तो वो जो है आपको फिर से एक बार मिल जाएगा। अगर आपको किसी को रिवीजन करने की जरूरत लगती है, मैंने कुछ क्या पढ़ाया था वो आपको फिर से एक बार देखना है, तो आप देख सकते हैं, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इस पूरे लेक्चर को, और उसके लिंक जो है मैं आपको भेज दूंगा, तो आप फिर से भी देख सकते हैं इसको। अटेंडेंस भेजने के बाद आप मीटिंग को लीव कर दीजिए, है ना, और सेकंड क्लास जो है वो समय सर अटेंड करिए रोग निदान के बारे में।